में आज जो पहला टॉपिक है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। 8-10 मिनट का वीडियो बनेगा ये, और लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण क्या होता है आप समझते हैं। अब तक काफी बार हमने इन चीजों का बार बार इनके बारे में बात भी की है। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को जो भी पढ़ाया जाता है, जिस माध्यम से पढ़ाया जाता है, वो सब शिक्षण है। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। और सीखना क्यों? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का ही दूसरा नाम है सीखना, और सीखने का ही दूसरा नाम है व्यवहार में परिवर्तन। अब देखिए, ये शिक्षण और अधिगम दोनों साथ साथ क्यों हैं? अधिगम होता है व्यवहार में परिवर्तन, और उस व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, उस चीज को आसान बनाने का काम जो करेगा वो करता है शिक्षण। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? एक जो शिक्षक होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसको सिखाना। उस व्यवहार में जो परिवर्तन है उसे आसान रूप से लाने का काम करेगा कौन? शिक्षण। अब देखिए, कुछ बेसिक सी बातें हैं कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी। अब ये त्रिमुखी मानने वाले कौन है? जॉन डीवी हैं। इन्होंने इसके 3 मुख माने हैं शिक्षण के। अब वो कौन कौन से मुख हैं? पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी, और तीसरा है पाठ्यक्रम। तीनों से आप परिचित हैं। क्या क्या मतलब है? शिक्षक वो है जो क्लास में जाके पढ़ाएगा, शिक्षार्थी वो है जो पहले से बैठा हुआ है जिसको जाके पढ़ाता है, और पाठ्यक्रम जो विषय वस्तु वो उस विद्यार्थी को पढ़ाता है। ये 3 शिक्षण के महत्वपूर्ण जो माने गए हैं जॉन डीवी के अनुसार, ये शिक्षण के 3 मुख, त्रिमुख माने गए हैं। उसके बाद में आता है शिक्षण के चर कौन कौन से हैं? वेरिएबल। सबसे पहला आता है कि चर होते क्या हैं? वे आधारभूत तत्व जो शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और उसे हैंडल करते हैं, उसे संचालित करते हैं। प्रभावित करना और संचालित करना, उन्हें हम कहते हैं चर। अब ये शिक्षण के चर हैं कौन कौन से? पहला है आश्रित चर, दूसरा है बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर, तीसरा होता है मध्यस्थ चर। अब देखिए, आश्रित, स्वतंत्र और मध्यस्थ। अब ये आश्रित चर कौन होता है? आश्रित का मतलब होता है डिपेंड, किसी पर आश्रित होना। आप सोच के बताइए कि शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों में आश्रित कौन होगा? जो सीखने वाला है वही तो होगा आश्रित। एक विद्यार्थी जो है वो अपने शिक्षक पर आश्रित है कि जो शिक्षक उसको पढ़ाएगा, जो उस शिक्षक की विधि है पढ़ाने की, शिक्षण विधियां, वो सब उस विद्यार्थी को अपनानी पड़ेगी। वो पूरी तरह से डिपेंड है, पूरी तरह से आश्रित है। किस पर? अपने शिक्षक पर। तो आश्रित चर में कौन आएगा? विद्यार्थी। स्वतंत्र चर कौन है? कौन होगा? शिक्षक। क्योंकि शिक्षक को स्वतंत्र चर इसलिए कहा जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है, उसकी पढ़ाने की विधियां कौन सी है, उसका पढ़ाने का तरीका, अपने आप को सबके सामने रखने का तरीका, यह सब कुछ उस शिक्षक पर डिपेंड है। इसलिए स्वतंत्र चर माना गया है शिक्षक को। तीसरा है मध्यस्थ चर। अब ये मध्यस्थ चर क्या होता है? मध्यस्थ चर से मतलब होता है कि जो शिक्षण विधि है और जो शिक्षण सामग्री है, इसे ही कहा जाता है मध्यस्थ चर। क्यों? क्योंकि जो शिक्षण प्रक्रिया है, इसमें एक शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में कौन सी चीज है जो इन दोनों को जोड़ेगी? ये शिक्षार्थी है, ये शिक्षक है। इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा कौन? पाठ्यक्रम करेगा, शिक्षण की विधियां करेगी, सामग्री, ये सब चीजें जो है ये इनको जोड़ने का काम करती है। इसीलिए इसे कहा जाता है मध्यस्थ चर। और इसके साथ ही एक शिक्षक अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार जो बना सकता है, वो इन्हीं मध्यस्थ चरों के माध्यम से ही बना सकता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, सामग्री,
वो कैसे अपने आप को उनके सामने रखता है, ये सब चीजें आती है मध्यस्थ चर के अंदर। तो इन्हीं के माध्यम से ही वो इस पर नियंत्रण रखता है आश्रित चर पर। आश्रित चर कौन है? विद्यार्थी है आश्रित चर। अब बात करते हैं हम शिक्षण चरों के कार्य। देखिए 3 प्रमुख कार्य हैं शिक्षण चरों के कार्य। पहला होता है निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और तीसरा है मूल्यांकन कार्य। बहुत ही आसान है। देखिए जो निदानात्मक कार्य होता है, देखिए इसकी जो तुलना है, एक जो शिक्षक होता है, शिक्षक की तुलना एक डॉक्टर से की जाती है। डॉक्टर से कैसे की जाएगी? आप एक बार इसको ऐसे समझिए कि आप डॉक्टर के पास में गए, आपको बुखार हुआ, जुखाम, रात को बुखार हो गया। अब डॉक्टर सबसे पहले ये चीज चेक करेगा कि आखिर आपकी समस्या है क्या, आपके जो गुण, जो भी उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो किस समस्या के हैं। तो सबसे पहले समस्या को जानना, ये देखिए हर लैब के बाहर होता है लिखा हुआ। यानी निदानात्मक कार्य का मतलब होता है एक शिक्षक के द्वारा जो शिक्षार्थी है उसको जानना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो उस विद्यार्थी की क्षमता है, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, उसको समझना, उसको पहचानना। अगर उस विद्यार्थी की कोई समस्या है तो उसको जाने। यानी सबसे पहला जो निदानात्मक कार्य होता है, यह एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को जानना, जैसे एक डॉक्टर के द्वारा अपने मरीज को जानना। और जब उसने जान लिया कि यह समस्या है, अब उसका क्या होता है? उपचार। एक डॉक्टर ने मरीज को कहा कि भाई पहले तुम्हारी समस्या जानेंगे तो आप अपनी लैब से जांच करा के आओ, खून की, ब्लड की। और उसने रिपोर्ट ला के दे दी डॉक्टर को कि देखिए ये मेरी रिपोर्ट है। डॉक्टर ने देख लिया कि इसमें जो समस्या आ रही है वो आ रही है मलेरिया, इसको मलेरिया है। तो ये तो समस्या को जानना हो गया निदानात्मक। और अब वो इसकी उपचार करेगा। सेकंड आता है उपचारात्मक। अब जो शिक्षक है वो उपचार किस माध्यम से करेगा? तो उसका उपचार होता है जो शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्रियां, उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, ये सब जो प्रोसेस होता है, मध्यस्थ चर वाला जो भी प्रोसेस है सारा, वो सब इसमें आता है उपचारात्मक के अंदर। और फिर सबसे लास्ट में मूल्यांकन। एक मरीज है, उसने डॉक्टर से सारी दवाई खाई और लास्ट में जैसे डॉक्टर ने उसको टाइम दिया कि आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद में वापस आइएगा और मुझे दिखाइएगा कि आपका बीमारी है वो कहाँ तक ठीक हुई है, कहाँ तक आपको आराम मिला है। यही मूल्यांकन होता है। एक शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी पर जो भी तकनीक अपनाई गई उस विद्यार्थी को सिखाने के लिए, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, उसके इंप्रूव के लिए, कहां तक वो अपने इस मिशन में कामयाब हुआ है, उसी को कहते हैं मूल्यांकन। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। एक बार फिर से देख लीजिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण कैसी प्रक्रिया मानेगी? ये 3 मुख वाली त्रिमुखी प्रक्रिया। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण के चर क्या होता है? वेरिएबल। वे आधारभूत तत्व जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित और संचालित करते हैं। तो कौन कौन ऐसे हैं इफेक्ट करने वाले? आश्रित चर यानी विद्यार्थी, स्वतंत्र चर यानी शिक्षक, और मध्यस्थ चर जो शिक्षण विधियां और जो सहायक सामग्री होती है वो सब, और पाठ्यक्रम, ये सब आती है मध्यस्थ चर में। अब ये शिक्षण चरों के कार्य क्या क्या होते हैं? निदानात्मक, शिक्षक के द्वारा। अच्छा देखिए, इसमें शिक्षण चरों के कार्य, तो इसको संपादित करने वाले होते कौन कौन है? 2 ही होंगे संपादित करने वाले, एक तो विद्यार्थी होगा, एक शिक्षक होगा। जिस पर किया जाएगा वो विद्यार्थी, जो करेगा वो शिक्षक। निदानात्मक क्या होता है? विद्यार्थी की समस्याओं को जानना, उसको समझना। उपचारात्मक, उसके बाद जो मध्यस्थ चर के अंदर हमने पढ़े, इन सब चीजों को शिक्षक के द्वारा अप्लाई किया जाता है। और लास्ट में इसका मूल्यांकन किया जाता है कि हमने जो सिखाया कहां तक हम उसमें सफल हुए। अब आता है शिक्षक के गुण। बहुत ही सिंपल हैं, सामान्य से चीजें हैं। देखिए 2 गुण माने जाते हैं शिक्षक में, एक तो सामान्य गुण और एक विशेष गुण। देखिए सामान्य गुणों की अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल, एक बेहतर इंसान, एक अच्छा इंसान होता है, उसे जैसा होना चाहिए वो सब सामान्य गुणों में है। और विशेष गुण से मतलब क्या है? विशेष गुण, ये आदमी क्या है? ये शिक्षक है,
विशेष से मतलब हो गया कि इसको शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते इसमें जो गुण होने चाहिए वो है विशेष गुण। और सामान्य गुणों से मतलब ये है, आप ये समझ लिए नॉर्मल, जो एक आम आदमी के अंदर होने चाहिए, जैसे सहनशीलता, शिष्टाचार, आत्मविश्वासी, अनुशासन प्रेमी, बिल्कुल साफ कहना, स्पष्टवादिता, नेतृत्व की भावना, विनोद प्रिय। ऐसा चेहरा नहीं हो कि वो क्लास के सामने उसके हमेशा 12 ही बजे रहें, चेहरे पर एक हल्की सी भी हंसी ना आए, स्माइल ना आए। प्रभावशाली व्यक्तित्व और निष्ठावान, ये सामान्य गुणों में माने जाते हैं। और ये शिक्षक के साथ साथ एक आम जीवन में जो व्यक्ति है उसमें भी ये चीजें होनी चाहिए। विशेष गुण में क्या क्या आता है, वो अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। सबसे मेन चीज ये है, अगर कोई शिक्षक हिस्ट्री पढ़ाता है तो उसे हिस्ट्री का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर उसे हिस्ट्री का ज्ञान ही नहीं है तो क्या होगा इन सब गुणों से। ये सब गुण सोने पे सुहागा होते हैं, लेकिन मेन चीज तो है उसमें विषय का ज्ञाता होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विचारधारा, शिक्षक होने के नाते उसमें इस चीज की समझ होनी चाहिए कि बालक की जो मानसिकता है उसको वो समझ सकें। सामाजिक जागरूकता, बालकों को समाज में कार्य करने के लिए वो मोटिवेट भी कर सके। और शिक्षण की उचित जानकारी, शिक्षण कैसे करवाया जाता है उस चीज की बेहतर जानकारी हो। तो ये एक विशेष गुण है जो शिक्षक में होने चाहिए। उसके बाद में है एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखिए, अपने आप को आप एक फील कीजिए कि आप शिक्षक हैं, आपकी भूमिका क्या होगी, सोच के देखिए आप। ये अपने आप में कक्षा का नेता होता है शिक्षक जो है। क्यों? क्योंकि जैसा अध्यापक का नेतृत्व होगा वैसी ही कक्षा का व्यवहार मिलेगा। जैसा अध्यापक वैसी उसकी कक्षा का व्यवहार, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक रूप में जो हमने विशेष गुणों में देखे थे वही मनोवैज्ञानिक रूप में है कि शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक टाइप से होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, उसकी मानसिकता कैसी है। और तीसरा है अनुदेशन तकनीकी, तो इस पर जो उसका आधारित होना चाहिए। ये अनुदेशन तकनीकी जो है ये और कुछ नहीं है, सीधा से यही है कि आपका जो स्टडी होनी चाहिए वो पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में जाता है तो मेन चीज जो है वो होनी चाहिए पाठ्यक्रम। ऐसा नहीं हो कि जो पाठ्यक्रम है ये तो बहुत हट जाए साइड में और बाकी हंसी मजाक जो है बस उस पर आधारित हो जाए, उनको हंसी मजाक जोक सुनाए और वापस आ गया। ये नहीं होना चाहिए। एक सफल शिक्षक वही है जो पाठ्यक्रम है इसको मेन ध्यान में रखे और उसके अनुसार उनको स्टडी करवाए और इसी के साथ क्लास का माहौल जो है वो एक बेहतर बना के रखें, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए, इसको साइड में रख करके नहीं। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम, शिक्षण और अधिगम। अब क्या होगा इसमें? शिक्षण क्या होगा? शिक्षण नहीं, पाठ्यक्रम नहीं, अधिगम। सेकंड क्वेश्चन है, अधिगम को आसान बनाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। अधिगम को आसान बनाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। अधिगम, शिक्षण और पाठ्यक्रम। तो अधिगम को आसान कौन बनाता है? जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? वो शिक्षण। मैंने शुरू में ये चीज आपको इसी वीडियो में समझाई भी है कि जो शिक्षा का मूल उद्देश्य माना जाता है वो है अधिगम, यानी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, उसको सिखाना। लेकिन सिखाना कैसे? कैसे सिखाएंगे हम उसको? उसका कोई ना कोई प्रोसेस होगा और वो जो प्रोसेस है वही कहलाता है शिक्षण। समस्या को जानना कैसा कार्य है? मूल्यांकनात्मक, उपचारात्मक और निदानात्मक। समस्या को जानना, तो इसका राइट आंसर होगा सी, निदानात्मक। यह आता है कि समस्या का उपचार करना, तो उपचारात्मक होता है इसका। और जो उपचार किया उसमें हम कहां तक सफल हुए तो होता मूल्यांकनात्मक। लेकिन यह कह रहा है समस्या को जानना, तो राइट आंसर इज सी। जॉन डीवी ने शिक्षण को कैसा माना? एकमुखी, द्विमुखी और त्रिमुखी। तो डीवी ने कैसा माना? त्रिमुखी। कौन कौन सा? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पांचवा क्वेश्चन है,
अधिगमकर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है? अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला, आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर। अब सोचिए आप इसका कौन सा होगा। तो जो विद्यार्थी होता है वो कौन सा चर माना जाता है? आश्रित। वो आश्रित है अपने शिक्षक पर, उसकी पढ़ाने की विधियां हैं उन पर। और स्वतंत्र चर में कौन आएगा? शिक्षक, क्योंकि सब कुछ इस पर डिपेंड है, ये कैसे पढ़ाता है। और मध्यस्थ चर, शिक्षक अपने शिक्षार्थी को क्लास में पढ़ाने के लिए, उसे सिखाने के लिए, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जिन सहायक सामग्रियों का, शिक्षण विधियों का, पाठ्यक्रम का प्रयोग करता है, वे सब चीजें आती है मध्यस्थ चर के अंदर। तो दोस्तों आज का ये आसान सा टॉपिक है और ये टॉपिक दो तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। एक तो होंगे फैक्चुअल, जो चीजें फैक्ट पर आधारित हैं, द्विमुखी है, त्रिमुखी है, या कौन से चर हैं। और एक होता है समझ पर आधारित। एक अच्छा शिक्षक कहलाता है या एक अच्छा शिक्षक कौन, अब उसमें वो कई ऑप्शन दे देगा, तो वो थोड़ी सी भी समझ का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और ये जरूर बताइएगा 5 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।